हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज पढ़ेंगे विज्ञान कक्षा 10 का चैप्टर 4। ठीक है, जो कि है कार्बन और उसके यौगिक। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। हम लोग 5-5 क्वेश्चंस जो अनसॉल्व्ड में पूछे गए हैं अभी तक के एग्जाम्स में, उनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग सहसंयोजक बंध के बारे में पढ़ेंगे पूरा कॉन्सेप्ट के साथ। सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं, तो देखिए इसकी परिभाषा पहले देखते हैं। परमाणुओं के मध्य, जैसे कोई दो परमाणु ले लिया आपने, ए और बी, ठीक है, इनके बीच इलेक्ट्रॉनों के परस्पर साझेदारी द्वारा जो बंध का निर्माण होता है उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। जैसे दो परमाणु हैं, कोई ए है और कोई बी है, तो ये लोग क्या करते हैं, अपना अष्टक पूरा करने के लिए कई बार एक इलेक्ट्रॉन और कई बार एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो उनका क्या करते हैं, साझा करते हैं। तो जैसे ए और बी ने एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा किया, तो इनके बीच में एक जो बंध बनता है, इस बंध को क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध। अब ये इनकी संख्या एक से अधिक भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि ए और बी इस बार कितने, दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहे हैं, तो इस बार जो बंध बनने की संख्या होगी वो कितनी, दो होगी। तो दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों के जो साझे से बंध बनते हैं, उन बंधों को क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है तो एक बंध बनेगा, दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है तो दो दो बंध बनेंगे, और इसी तरह अगर तीन तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है तो कितने कितने बंध बनेंगे, तीन तीन बंध बनेंगे। और इस प्रकार के बंधों को क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध। ठीक है, तो कोई पूछे सहसंयोजक बंध क्या होते हैं, तो बस इतना बताएंगे कि साझेदारी द्वारा जो बंध बनते हैं उनको क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध कहते हैं। और साझेदारी करते क्यों हैं, अपना अष्टक पूरा करने के लिए। ठीक है, साझेदारी क्यों करते हैं, अष्टक पूरा करने के लिए। ये बात समझ में आई। अब चलिए आपको कुछ उदाहरण समझाते हैं। तो देखिए उदाहरण है, सबसे पहले आपको समझाएंगे क्लोरीन अणु का बनना। तो पहले हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसको पढ़ेंगे। देखिए क्लोरीन के बारे में हम लोग देखें तो इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो 17 होता है, और 17 को इस प्रकार लिखा जाता है, 2, 8 और 7। तो ये हो गए 17। अब देखिए बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसको क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ठीक है, आवश्यकता है, इसको क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन के पाने के लिए क्या करता है, साझेदारी करेगा। ठीक है, साझेदारी करेगा। अब ये साझेदारी किसी भी परमाणु के साथ कर सकता है जिसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो। तो हमारा यौगिक यहाँ पर कौन सा है, Cl2 है। तो यानी जो दूसरा भी परमाणु है वो कौन सा है, Cl ही होगा। तो देखिए इसके बाहर के जो पहला परमाणु हमने लिया है, इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अब दुनिया का कोई भी परमाणु, आप क्लोरीन परमाणु लेंगे, उसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो चलिए हम 7 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। देखिए क्रॉस से सिर्फ इसलिए इलेक्ट्रॉनों का रिप्रेजेंटेशन है। अब देखिए जितने इलेक्ट्रॉनों को आपको साझा करवाना हो उनको बाहर रखिए। तो देखिए इसके बाहर कुल कितने, 7, 7 में 6 का तो हमको कोई काम नहीं, एक का केवल साझा करवाना, तो वो हमने इसके सामने बनाया। ऐसे ही एक और दूसरा क्लोरीन परमाणु आप लेंगे तो उसमें भी बाहर कितने होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। चलिए उनको किसी और रंग से बना देते हैं, 1, 2,
3 4 5 6 और एक का जिसका साझा करवाना है उसको यहाँ बना देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है, ये लोग अपना अष्टक पूरा करने के लिए, इस क्लोरीन के पास 7 थे, 8 करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा, तो वो एक इलेक्ट्रॉन ये रहा और देखिए इसके 8 पूरे हो गए। 7 तो पहले से थे, एक ये मिल गया। इसी प्रकार से ये जो दूसरा क्लोरीन है इसके भी देखिए 7 पहले से थे, साझेदारी करने पे वो इसके में गिना जाएगा, तो इसके भी देखिए कितने 8 हो गए। अब यहाँ पर देखिए दोनों ने सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया, तो आप क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में सिर्फ एक बंध बनाएंगे और इस बंध का जो नाम होगा वो क्या होगा, सहसंयोजक बंध। ठीक है, तो साझेदारी आपको समझ में आई। जितना अपने अष्टक पूरा करने के लिए उसको चाहिए होंगे वही क्या होगा, उतने ही इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा। अब देखिए पहले अगर यही कोई तत्व होता जिसमें सिर्फ एक ही कक्षा होती तो वो अष्टक नहीं, वो अपने बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है। ठीक है, और अगर दूसरे में उसके दूसरे या दूसरे के बाद में सब में क्या करने होंगे, उसको 8 करने होंगे। तो आइए आपको एक और उदाहरण समझाते हैं। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण लेके एक बार इसकी ये संरचना भी देख लीजिए जो हम लोगों ने बनाई थी। ये रहा हमारा क्लोरीन परमाणु, और क्लोरीन में देखिए कितने हैं, यहाँ बाहर 7 हैं, इस वाले क्लोरीन में कितने हैं, 7 हैं, तो यानी एक की साझेदारी करेंगे। तो साझेदारी करने के लिए देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन को बीच में रखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इन लोगों के अब 8 भी दोनों के हो गए। एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के कारण यहाँ जो बंध बनता है वो सिर्फ एक बंध बनेगा। ठीक है, आइए आपको और उदाहरण समझाते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। अगला उदाहरण जो है वो देखिए HCl अणु का बनना। HCl में देखिए इसीलिए क्लोरीन का उदाहरण लिया है कि जरूरत नहीं है कि हर बार आपको Cl ही दिया जाए। तो हमने अभी पढ़ा था क्लोरीन के बाहर कितने होते हैं, क्लोरीन का नंबर होता है 17, तो यहाँ कितने आएंगे, 2 8 और 7। ठीक, तो यानी ये कितने की साझेदारी करेगा, 7 है यहाँ, 8 करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। ठीक है, कितने की करेगा, एक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी करनी है। अब वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखिए जो हमको अणु दिया गया उसमें कौन दूसरा है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के बाहर हमको पता है सिर्फ एक ही होता है, तो हाइड्रोजन की आवश्यकता पहली कक्षा में भी बताए थे ना कितने करने होते हैं, 2। तो हाइड्रोजन को भी एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब देखिए दोनों की जरूरत एक जैसी है, इसको भी एक चाहिए, इसको भी एक चाहिए, तो ये दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, साझा कर लेते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन बनाया, हाइड्रोजन के पास एक ही है वो आपने यहाँ बना दिया। अब क्लोरीन बनाया, क्लोरीन के पास कितने हैं, 7, तो चलिए 7 बना देते हैं। हमने कहा था बाकी जितने भी हों वो किनारे बनाएंगे, बस जितने का साझा करना हो उतने आप यहाँ बनाएंगे, तो इसको सिर्फ एक ही का साझा करना है। अब देखिए गोला बना दीजिए, तो जैसे ही हाइड्रोजन को देखेंगे देखिए इसके पास एक का साझा किया, एक अपना, यानी 2 हो गए। क्लोरीन के साथ पहले से एक हाइड्रोजन का साझा हो गया, तो कितने 8 हो गए, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक बंध बनेगा और इस बंध का नाम क्या होगा, सहसंयोजक बंध। ठीक है, चलिए अब आपको दिखाते हैं ये चीजें। देखिए अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उसमें एक बात समझिए, जो ऊपर के दोनों उदाहरण देखे हैं उनमें हमने क्या देखा है, एक एक इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा किया गया। ठीक है, ये बात समझिए, ऊपर के जितने भी उदाहरण देने हैं उनमें क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया गया है। अब देखिए जब 2 परमाणुओं में 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो तो वहां पर द्विक बंध बनता है, उसे द्विक आबंध कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, द्विक आबंध कहते हैं। अब अगर कहीं 2 परमाणुओं के मध्य एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है तो वहां उसे बहुआबंध भी कहते हैं। यानी अगर आप गिन पा रहे हैं तब तो कह देंगे द्विक आबंध है, यानी जैसे 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ तो यहाँ द्विक बंध बनेगा। लेकिन आप 2 से ज्यादा अगर द्विक बंध नहीं कहना चाहते तो आप उसको बहुआबंध भी कह सकते हैं। अब वो 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, मतलब देखिए 3 हो गए यहाँ, तो यहाँ पे त्रिक बंध भी कह सकते हैं, नहीं तो सीधा आप कहिए यहाँ बहुआबंध हैं।
अंग्रेजी में मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, तो सही है, ये बात समझ में आया। अगर एक इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तो एक बॉन्ड, और दो इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तो दो बॉन्ड, और तीन इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तो तीन बॉन्ड बनेंगे। तो चलिए एक आपको द्वि बॉन्ड का भी उदाहरण समझा देते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग एक उदाहरण लेते हैं किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड यही होता है, ये रहा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब देखिए कार्बन के बारे में आपको पता है, इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होंगे, चार। ठीक है, कार्बन के बाहर कितने हैं, चार, यानी इसको चार इलेक्ट्रॉनों की अभी और जरूरत है अपना अष्टक पूरा करने के लिए। तो दूसरा यौगिक कौन सा है, दूसरा परमाणु कौन सा है, वो है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के बाहर हमको पता है कितने होते हैं, 6 होते हैं। ये एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन के बाहर 6, यानी इसकी जो जरूरत है वो सिर्फ 2 की है, और इसकी जरूरत है वो कितने की, 4 है। तो यहाँ देखिए 2 ऑक्सीजन है, तो एक और ऑक्सीजन बनाए तो उसके बाहर भी यही हाल होगा। अब देखिए इसको भी जरूरत कितने की है, 2, यानी ये जो दोनों ऑक्सीजन परमाणु हैं इन दोनों की जरूरत कितने की, 2-2 की है। और कार्बन की अकेले की जरूरत है 4 की, यानी अगर ये अकेला कार्बन इन दोनों के साथ साझा कर ले तो 2 यहाँ से मिलेंगे और 2 यहाँ से मिलेंगे, तो इसके 8 हो जाएंगे, और इसको इन दोनों से 2-2 मिल जाएंगे तो इसके भी पूरे हो जाएंगे। तो यही काम यहाँ पर किया गया है। जैसे एक ऑक्सीजन में देखिए बाहर कितने होते हैं, 6, तो अभी इसके सिर्फ अपने गिनिएगा। चलिए हम लोग अपना बनाते हैं। तो अपना बनाने के लिए देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, आपने देखा कार्बन, कार्बन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन थे, अभी हम लोगों ने देखे कितने होंगे, 4। तो चलिए कार्बन बनाए, इसको साझा कितने का करना है, 4 का, और हर एक से कितने का करना है, 2-2 का। तो ये देखिए कार्बन बना दिया। ऑक्सीजन बनाए, ऑक्सीजन के बाहर कितने थे, 6, तो चलिए 6 बना दे, और साझा कितने का करना है, 2 का। तो यही हाल दूसरे ऑक्सीजन का भी होगा, तो इसको भी बना लेते हैं। 2 का साझा करना है, और कुल बाहर कितने हैं, 6 ही तो हैं। ये देखिए हमने 6 बना दिए। तो बस अब कुछ नहीं करना, देखिए कार्बन का ये देखिए अष्टक पूरा हुआ। ऑक्सीजन का भी यहाँ से निकाल लीजिए, देखिए पूरा हुआ, और इस ऑक्सीजन का यहाँ से निकाल लीजिए, देखिए पूरा हुआ। तो बस आपको क्या करना है, इनको केवल अरेंज करना है कि देखिए इनकी जरूरत 2-2 की थी और इसकी 4 की थी, तो 4 ने 2 इससे ले लिए और 2 इससे ले लिए, तो देखिए हो गए साझा। तो यहाँ पर देखिए दोनों के साथ जो बंध बनेंगे वो कितने बनेंगे, 2-2 बंध बनेंगे। ठीक है, और कार्बन की संयोजकता कितनी होती, 4, वो देखिए पूरी हो गई। ठीक है, तो इसी तरह एक एग्जाम्पल आप नाइट्रोजन का अपने आप घर में बना के देखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आपको बताते हैं सहसंयोजक यौगिकों के कुछ लक्षण होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा में पूछे गए हैं। तो सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं अणुओं से बने होते हैं। लगभग सभी जो यौगिक होते हैं वो किससे बनते हैं, अणुओं से ही बनते हैं। अणु का सबसे छोटा पार्ट होता है परमाणु। दूसरा पॉइंट देखते हैं, यह यौगिक दुर्बल अंतराण्विक बलों द्वारा जुड़े होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर बहुविकल्पीय भी आता है कि सहसंयोजक यौगिकों के मध्य जो बल होते हैं वो कैसे होते हैं, तो हम कहेंगे दुर्बल अंतराण्विक बल होते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट, इसी कारण इनका गलनांक और क्वथनांक कम होता है, किससे, आयनिक यौगिकों से। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको 2 यौगिक दिए जाएं, एक यौगिक आयनिक यौगिक हो और एक कैसा हो, सहसंयोजक, तो आयनिक यौगिक का जो गलनांक और क्वथनांक ज्यादा होगा, और जो सहसंयोजक यौगिक हैं इनका गलनांक और क्वथनांक कम होगा। कम क्यों होगा, क्योंकि इनके बीच में जो बल कार्य करते हैं वो दुर्बल होते हैं, यानी कम, मतलब कम शक्ति के कार्य करते हैं। लेकिन आयनिक यौगिक में जो बल होते हैं वो प्रबल बल होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सहसंयोजक में कैसे हैं, दुर्बल हैं, और आयनिक में कैसे होते हैं, प्रबल। और प्रबल होते हैं इसीलिए इनका गलनांक को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, और क्वथनांक को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ये जो होते हैं ये ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो आपको दोनों का बता दिया, आयनिक यौगिकों में ये चीजें होती हैं और इनमें ये चीजें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट हम लोग
तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, यह यौगिक जल में अविलेय होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी सहसंयोजक यौगिक होते हैं वो जल में नहीं घुलते हैं, लेकिन ध्रुवीय विलायकों जैसे बेंजीन में, ध्रुवीय कह लीजिए या आप सीधा कहिए कार्बनिक विलायकों में, यहाँ ध्रुवीय नहीं होगा, कार्बनिक विलायकों में, याद रखिएगा कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं जैसे कि बेंजीन। तो जितने भी सहसंयोजक यौगिक हैं वो जल में नहीं घुलेंगे, किसमें, कार्बनिक यौगिकों में ही घुलेंगे जाके। चौथा पॉइंट है, यह सामान्य ताप और दाब पर द्रव भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं और ठोस भी हो सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, सामान्य ताप पर द्रव, गैस या उच्च अणुभार के ठोस के रूप में हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो था पूरा कि अगर सहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा, सहसंयोजक यौगिकों के उदाहरण, पहले में हमने क्या देखा, परिभाषा देखी, और दूसरे में क्या देखा हमने, उदाहरण देखा, और तीसरे में हमने उनके लक्षण देखे। फ्रेंड्स ये तीनों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और अगर आप इनको अच्छे से समझ लेते हैं तो आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब आइए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी पेपर में कई बार पूछा गया है 1 नंबर में, तो इसको देखिए कैसे करना है। कार्बनिक यौगिकों की संख्या इतनी अधिक क्यों है, तो एक बार तो ये सिर्फ 1 नंबर में पूछा गया और एक बार 2 नंबर में पूछा गया, तो वो भी हमने लिखना सीखेंगे कैसे लिखना है। अगर सिर्फ इतना पूछे कार्बनिक यौगिकों की संख्या इतनी अधिक क्यों है, तो हम सिर्फ एक लाइन बताएंगे कि कार्बन परमाणु अन्य परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों का साझा करके यौगिक बनाता है, बस यही आंसर है। ज्यादा संख्या क्यों है, क्योंकि कार्बन के बाहर जो हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी ये अन्य परमाणुओं के साथ 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करके यौगिक बना सकता है। तो वो किसी के साथ एक, मतलब 4 अलग अलग भी हो सकते हैं, किसी के साथ 2 बना ले और 2 अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, किसी के साथ 3 बना ले और किसी के साथ 1 बना ले। तो यही कारण है कि इनकी संख्या क्या होती है, बहुत अधिक होती है। तो मेन लाइन है अधिक क्यों होती है, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों का साझा करके बहुत सारे यौगिक बना लेता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। ये देखिए, कार्बन के ऐसे 2 गुण बताइए, ये सब 1-1 नंबर में पूछे गए हैं, अभी हम लोग बड़े आंसर भी पढ़ेंगे। कार्बन के 2 गुण बताइए जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बनिक यौगिकों की इस विशाल संख्या दिखाई देती है। उसी क्वेश्चन को देखिए दूसरे तरीके से पूछा गया है कि वे कौन से गुण हैं जिसके कारण कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत अधिक है, ठीक है। तो अब बस यही याद रखना है कि कार्बन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, यानी इसकी संयोजकता कितनी है, 4 हो। दूसरा क्या है, श्रृंखलन, एक तो चतुर संयोजकता और दूसरा श्रृंखलन, यही 2 ऐसे विशिष्ट गुण हैं जिनके चलते कार्बन की जो संख्या है वो विशाल है, कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत अधिक है। दोनों गुण याद रखने, एक 4 संयोजकता, दूसरा श्रृंखला, श्रृंखलन मतलब शाखाएं बनाने का गुण, ये जो है इन्हीं 2 गुणों के कारण इसके यौगिकों की संख्या बहुत अधिक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब यही क्वेश्चन हम लोग पूरा लॉन्ग आंसर के रूप में देखेंगे, तो ये आपको आइए दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसमें एक एक करके सभी पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये देखिए फिर से क्वेश्चन वही है पूरा, क्वेश्चन पढ़िए एक बार। तो अब देखिए इसमें क्या है, कार्बन, प्रकृति में कार्बनिक यौगिक जो हैं, ये देखिए प्रकृति में कार्बनिक यौगिकों की अत्यधिक संख्या का क्या कारण है, तो कारण हमने पढ़ रखा है। एक तो उसकी संयोजकता कितनी है, संयोजकता है 4, ठीक है, एक कारण तो यही है, संयोजकता कितनी, 4, और दूसरा कौन सा है, श्रृंखलाएं बनाने का गुण, ठीक है। यही 2 मेन कारण हैं। अब इन्हीं को यहाँ बड़ी मतलब बड़ा करके बताया गया है। तो देखिए प्रकृति में कार्बनिक यौगिकों की अत्यधिक संख्या के निम्न कारण। तो पहला कारण क्या है, पढ़ते हैं, कार्बन परमाणुओं में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ
आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती। हम लोग देखते नहीं कि देखिए कार्बन कार्बन को ही जोड़ते चले जाते हैं, कभी 3 4 5, और वो भी मेन कभी तो साइड में भी जुड़े रहते हैं इस तरीके से। तो बाकी जो परमाणु हैं उनमें इतनी क्षमता नहीं होती है, लेकिन कार्बन परमाणु में कार्बन के ही दूसरे परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। इसका मतलब क्या है, कार्बन परमाणु को अपने आप में ही जोड़ने का गुण होता है। कार्बन के इसी गुण को क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं, स्वबंधन कहते हैं, या कैटिनीकरण कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी हमने पढ़ा था श्रृंखलन वाला गुण, तो श्रृंखलन किसको कहते हैं, कार्बन द्वारा कार्बन के ही अन्य परमाणुओं से जुड़ने का जो गुण होता है, वो उसी गुण को क्या कहते हैं, हम लोग श्रृंखलन कहते हैं। ठीक है, तो श्रृंखलन किसे कहते हैं, कार्बन परमाणुओं द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं से ही जुड़ने का जो गुण होता है, इसी गुण को श्रृंखलन कहते हैं। ठीक है, तो ये बात हम लोगों ने पढ़ी। अब आइए इसके आगे देखते हैं। तो ये श्रृंखलाएं बनाने वाला पहला गुण समझ में आया। तो लंबी श्रृंखलाएं, कितने तरीके की श्रृंखलाएं बनती है, शाखा युक्त श्रृंखलाएं एवं बंद श्रृंखलाएं। देखिए लंबी श्रृंखलाएं कहने का मतलब कार्बन परमाणु जो हैं वो एक लाइन से ही जुड़ते चले जाएं। दूसरा है कि शाखाएं निकल आएं, इनमें कार्बन परमाणु तो रहें लेकिन एक आध शाखाएं। अभी आपको इन सब के एग्जाम्पल दिखाएंगे। ठीक है, शाखाएं देखिए यहाँ पर ये एक देखिए, ये तो मुख्य श्रृंखला थी और ये इसमें जो नीचे निकल आई ये क्या है, शाखा। या फिर कई बार आपने देखा होगा कार्बनिक यौगिक आपस में जुड़ के बंद श्रृंखला बना लेते हैं। जैसे अगर आपने बेंजीन का नाम सुना हो तो देखिए कुछ ऐसी बेंजीन होती है। तो यहाँ पर क्या है, सभी यौगिक आपस में बंद श्रृंखला बना लेते हैं। तो मतलब कुल मिला के कहना क्या है, कार्बन कार्बन के साथ ही जुड़ के श्रृंखलाएं बना सकता है या जुड़ सकता है, इसी गुण को क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपको एग्जाम्पल दिखाए गए हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं। चलिए एक बार देखिए, यहाँ देखिए कार्बन कार्बन कैसे हैं, एक सीधी श्रृंखला में चले गए। यहाँ पे देखिए एक जो ये आ गया, ये नीचे आ गया, तो इसको कहते हैं शाखा युक्त श्रृंखला। अब यहाँ पर देखिए सब क्या हो गया, एक बंद श्रृंखला में बना ली। ठीक है, क्या हुए, कार्बन कार्बन जुड़ के एक दूसरे से बंद श्रृंखला बना लिए। अब ये बंद श्रृंखलाएं भी बहुत तरीके की होती हैं। देखिए ये बॉन्ड क्यों बना रहे हैं, क्योंकि कार्बन जो हमेशा 4 बंद बनाता है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके के भी यौगिक होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहीं पर एक और पॉइंट है, कार्बन के परमाणु आपस में या दूसरे तत्वों के साथ जुड़कर एक बंद, द्विबंध या त्रिबंध से भी जुड़ सकते हैं। मतलब कार्बन सबके साथ एक बॉन्ड से भी जुड़ सकता है। चलिए ये बात आपको समझाते हैं। जैसे एक यौगिक है कार्बन, ये अन्य यौगिकों परमाणुओं के साथ एक बंध से भी जुड़ सकता है। हो सकता है ये किसी के साथ द्विबंध बना ले, या हो सकता है ये किसी के साथ त्रिबंध बना ले। तो देखिए जैसे एक नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन के साथ ये त्रिबंध बना के भी जुड़ सकता है। एक मान लिया ऑक्सीजन है, इसके साथ द्विबंध बना के भी जुड़ सकता है। एक हाइड्रोजन है जिसके साथ एक बंध बना के भी जुड़ सकता है। तो ये जरूरी नहीं यही लोग हों, वो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन एक बता रहे हैं कि एक बंध भी बना सकता है, द्विबंध भी बना सकता है और त्रिबंध भी बना सकता है। ठीक है, चलिए इसके आगे का पढ़ते हैं। ये देखिए जैसे कार्बन कार्बन के ही बीच में ले लीजिए एक बंध मिलेगा, कहीं कहीं 2 बंध मिलेंगे और कहीं कहीं त्रिबंध। कार्बन नाइट्रोजन के बीच में किसी भी तरह से ये जुड़ सकते हैं, मतलब कोई भी यौगिक हो उसके साथ जैसी उसकी जरूरत होगी ये उनके साथ जुड़ जाएगा। कार्बन के परमाणु आपस में या दूसरे तत्वों के साथ एक बंध, द्विबंध या त्रिबंधों से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये एक और इसी का पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था ना, 2 ही गुण मेन पढ़े थे, एक श्रृंखलाएं बनाने का और दूसरा 4 संयोजकता। तो कार्बन की जो चतुः संयोजकता के कारण कार्बन के परमाणु कार्बन के अन्य 4 परमाणुओं के साथ, देखिए बस कितना आसानी से कह दिया
कि कार्बन के 4 बंध होते हैं, तो वो दूसरे कार्बन के 4 परमाणुओं के साथ भी जुड़ के यौगिक बना सकता है। इसी वजह से अब सोचिए, ये जो कार्बन है ये फिर से 4 इसके पास हैं, तो यही कारण है कि इसके पास देखिए सबके पास 4-4 बंध हैं, तो किसी के साथ भी जुड़ के 4 बंध बना सकते हैं। तो यहाँ तो कार्बन के अन्य 4 परमाणुओं के साथ या कुछ अन्य तत्व के परमाणु, जैसे कौन, हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाए, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाए, नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाए, सल्फर, क्लोरीन, इनमें से किसी के साथ भी जुड़ के सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ सकता है। और अन्य तत्वों के साथ कार्बन का आबंध अधिक प्रबल होता है। ये याद रखिए, कार्बन कार्बन ही जुड़े, इसकी जगह कोई और तत्व जुड़े तो अन्य तत्वों के साथ जो बंध बनता है वो ज्यादा मजबूत होता है, जिसके कारण बने यौगिक और स्थायी होते हैं और आकार में छोटे होते हैं। मतलब अगर किसी दूसरे के साथ जुड़ रहा है तो वो यौगिक और स्थायी होगा। तो फ्रेंड्स, यही थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन क्या है। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।